लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हमें कैसे कैलकुलेट करना है। सो इसका जो फॉर्मेट है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। इसमें बस एक्स्ट्रा क्या है, जब हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हमें क्या करना है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें कैलकुलेट करना है। इंडेक्स्ड क्या है, मैंने आपको पहले क्लासेस में भी बताया होगा कि इंडेक्सेशन होता है इम्पैक्ट ऑफ महंगाई का जो भी हमारे इफ़ेक्ट होता है कॉस्ट और उसके इम्प्रूवमेंट पे, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सेशन। महंगाई मतलब इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसका एक, आपने फॉर एग्जांपल 10 साल पहले एक चीज़ परचेज़ की है, तो ऑब्वियसली महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से आज तो उसका प्राइस उतना ही नहीं रहेगा, तो वो जो महंगाई का भी इफ़ेक्ट है उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पर, दैट इज़ कॉल्ड एज इंडेक्सेशन। और उसको जब हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में, तो वो क्या बन जाती है, दैट बिकम्स इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो देखते हैं, बुक में भी वही दिया है, और यहाँ पे हम लोग जब हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाता है तो हम लोग उसमें से कुछ सर्टेन एग्जेम्पशंस को माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे भी वही सेम एसटीटी वाला पॉइंट गिवन है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर जो टर्म्स यूज हुए हैं वो क्या है। फर्स्ट आता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो टर्म्स यूज हुए हैं उसका क्या मीनिंग है। फर्स्ट है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो महंगाई का जो इम्पैक्ट है वो हम लोग यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हैं। Indexed cost of acquisition is an amount which bears to the cost of acquisition the same proportion as cost inflation index. Cost inflation index क्या है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, मैं दिखा देती हूँ अभी आपको। आपकी बुक में ही गिवन है कि एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है और वहाँ पर वो लोग हर साल के लिए उसका एक इंडेक्सेशन दिए रहते हैं, और ये कहाँ पर आता है, आपको ऑफिशियल गैजेटे में आपको ये नोटिफिकेशन आता है। ये क्या है एक्चुअल में, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन रिलेशन टू अ प्रीवियस ईयर मीन्स सच इंडेक्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे having regard to 75% of average rise in the consumer price index for the immediately preceding previous year। ये बेसिकली क्या है, जितना भी आपका इन्फ्लेशन हो रहा है, जितना भी आपका राइज हो रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, उसका एवरेज करके उसका एक 75% को वो लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं। 2001 से पहले इंडेक्सेशन का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन 2001 के बाद उन्होंने इंडेक्सेशन को डालने का ट्राई किया, और यहाँ पर हमें जो इंडेक्स का वैल्यू गिवन है वो 2001 से लेके करंट ईयर तक हमें गिवन है। हर साल का यहाँ पर आपको दिया रहता है, और ये आपको मिल जाएगा ऑफिशियल गैजेटे में। Indexed cost of acquisition has to be ascertained with reference to the date of acquisition and not with reference to the date when such asset became a capital asset। ये बोल रहा है कि आपको इंडेक्सेशन उस दिन से लेना है जिस दिन आपने एसेट को अक्वायर किया था, ना कि उस दिन से जिस दिन से ये कैपिटल एसेट बना है। सो देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रहा है the same proportion as cost inflation index for the year in which the asset is transferred bears to the cost inflation index for the first year in which the asset was held by SSE or for the year beginning on 1st April 2001 whichever is later। so यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2001 के बाद वो कैपिटल एसेट को अक्वायर किया है, तो आपने जिस दिन उसको अक्वायर किया उस दिन से लेके आपने जिस दिन उसको ट्रांसफ़र किया उसके बीच का जो महंगाई का इम्पैक्ट है, जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो उसको भी कंसिडर करने के लिए इंडेक्सेशन आया है, और उसका जो फॉर्मूला है हम लोग उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसको हम लोग ऐसे करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल्स टू जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, 20,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़,
जितने में भी आपने उसको अक्वायर किया था दैट इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको 2003 में एक्वायर किया था, सो डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 109। क्यों? क्योंकि 2003-4 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका जो इंडेक्स है दैट इज़ 109। और फॉर एग्जाम्पल आपने उसको करंट ईयर में बेच दिया है, सो आपका जो इन्फ्लेशन है आपका जो इंडेक्सेशन है वो आ जाएगा 301। अगर आपने उसको 1 करोड़ में ख़रीदा था, सो दिस विल बी 1 करोड़ इंटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र कितना है 301 डिवाइडेड बाय 109। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी बोल रहा है कि अगर आपने उसको 1/4/2001 यानी कि 1 अप्रैल 2001 से पहले ख़रीदा है तो उस केस में आपका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिमिलरली इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी सेम ही चीज़ है। इसका भी जो फॉर्मूला है और जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनटू जिस साल में आपने उसको ट्रांसफ़र किया उस साल का इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। जिस साल में आपने उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो खर्चा किया था उस साल का इंडेक्सेशन। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ एसेट अक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2001 से पहले आपका इंडेक्सेशन का नामो निशान ही नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एसेट है हम लोगों ने 2001 से पहले ख़रीदा था तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग कैसे निकालेंगे। जो भी आपने उसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी है, जितने में आपने उसको एक्चुअल में एक्वायर किया था वो, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 2001, दोनों में से जो भी हायर है। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको 1 करोड़ में ख़रीदा था और फेयर मार्केट वैल्यू उसका 2001 में हो गया है 1.1 करोड़। दोनों में से जो भी हायर है यानी कि दिस वन, ये हो जाएगा आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्सेप्शन में बोल रहा है एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज अलाउड, वो आप उस केस में ये नहीं कर सकते हैं, और जो सेल्फ जनरेटेड एसेट हैं ये भी आप नहीं कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिन पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता है। मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये हम लोगों ने पढ़ा था बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। पहला वाला क्या है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स अदर देन कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई। नेक्स्ट था वो जो फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 वाला कि एनआरआई इंडिया आता है और अपने करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके वो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी खरीद लेता है। थर्ड है आपका डेप्रिसिएबल एसेट जो कि अभी हम लोगों ने देखा, और नेक्स्ट है आपका स्लम्प सेल वाला पॉइंट। आई होप ये एक क्विक रिविजन हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकर्ड बाय द एसएससी or the previous owner before 1 April 2001 shall not be considered। अगर आपने उसके इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चा किया है 2001 से पहले तो वो आपका नहीं माना जाएगा, वो आपका कंसिडर ही नहीं होगा, आपका वो वेस्ट हो गया। नेक्स्ट आता है इंडेक्सेशन, वेयर एन एसेट इज अक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। तो उस केस में जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है दैट शैल बी अवेलेबल फ्रॉम कौन सा ईयर, जिस साल इंडेक्सेशन आया यानी कि 2001-2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2। 23 दिसंबर 2018 में रजत सोल्ड 500 grams ऑफ गोल्ड, द सेल कंसिडरेशन ऑफ विच वॉज 13,50,000। ये आ गया आपका सेल कंसिडरेशन। और उसने गोल्ड खरीदा कब था, 2000 में। 28 अगस्त 2000 में उसने वो गोल्ड खरीदा था 4 लाख रुपए में। सो ऑब्वियसली ये तो दिख ही रहा है 2000 से 2018, तो ऑब्वियसली दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ये तो दिख ही रहा है हम लोग को।
नेक्स्ट बोल रहा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2001 भी हमें गिवन है। सो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि जब भी कोई एसेट अक्वायर्ड हुआ है बिफोर 1 अप्रैल 2001 तो उस केस में हम लोग को उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालना है, उसका एक्चुअल जितना भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल में जितना है और उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है ऑन 1 अप्रैल 2001। उसका एक्चुअल उसने कितने में इनकर किया था, दिस इज यहाँ पर मैं लिख के आपको बता रही हूँ। एक्चुअल में उसने इनकर किया था 4 लाख रुपए में, है ना। और उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन 1 अप्रैल 2001 वो कितना है, 3,60,000। ओके, सो ये जो 3,60,000 है यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो कम हो रहा है। दोनों में से हायर कौन सा है, दिस वन। सो इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये तो हमें मिल गया। हमारे पास सेल कंसिडरेशन भी है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमें कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर गिवन है, गिवन नहीं है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर देखते हैं। सेल कंसिडरेशन है 13,50,000, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नील, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया आपका 13,50,000। उसमें से आप माइनस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, दोनों में से हायर 4 लाख हम लोगों ने निकाला था, इनटू कौन से ईयर में आपका ट्रांसफर हुआ था, 2018 में उसने बेच दिया था। 2018-19 का जो इंडेक्स कितना है 280, दिस इज 280 डिवाइडेड बाय 100। 100 क्या है, 100 है आपका 2001-2002 वाले फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स। ये आ गया आपका, ये कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि आ गया आपका 11 lakhs and 20,000। इसको माइनस करने पे आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 lakhs and 30,000 का, वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में बोला है मिस्टर आनंद हैज़ परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन 17 अगस्त 2002। ओके, तो यहाँ पर वो 2001 से पहले खरीदने वाला झंझट नहीं है। कितने रुपए में खरीदा था उन्होंने खरीदा था 5 लाख रुपए में। ऑन 1 May 2004 ही कंस्ट्रक्टेड अ न्यू फ्लोर ऑन द सेम हाउस, और उसमें कितना खर्चा आया था, 2,50,000। सो ये कौन सा खर्चा है, दिस इज द एक्सपेंस ऑफ कौन सा, ये है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट उन्होंने इतना एक्सपेंस आया उनका। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2018 में उन्होंने वो घर बेच दिया फॉर 18 lakhs और ही इनकर्ड ब्रोकरेज एट 2% फॉर अरेंजिंग कस्टमर। ओके, सेल कंसिडरेशन कितना है, हमें गिवन है 18 lakhs। ओके, उससे हम लोग लेस कर देंगे क्या, एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। बोला है 2% ऑफ 18 lakhs, यानी कि कितना हो जाएगा 36,000, 36,000। वो हम लोग यहाँ पर माइनस कर दिए। माइनस करने पे हमारा आ गया नेट सेल कंसिडरेशन कितना, 17,64,000। अब हम लोग इससे माइनस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 5 लाख। और इन्होंने जो घर है वो कब बेचा था, 2018 में उन्होंने ट्रांसफ़र किया था। 2018 का इंडेक्सेशन कितना है, 280, और इन्होंने परचेज किया था 2002 में। सो 2002 का इंडेक्सेशन देख लेते हैं यहाँ पर, ये है 105, ये आ गया आपका 105। नेक्स्ट देखते हैं, इसको कैलकुलेट करने पे आ गया आपका ये। और नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आपका कितना है, 2,50,000 उन्होंने दूसरा जो फ्लोर है वो कंस्ट्रक्ट करने में खर्चा किया था, विच इज़ द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और उन्होंने ये कब किया था, उन्होंने ये किया था 2004 में। सो 2004 का इंडेक्सेशन देख लेते हैं, दिस इज़ 113, 113। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,50,000 इंटू जिस साल में ट्रांसफ़र हुआ था उस साल का इंडेक्स, विच इज़ 280 डिवाइडेड बाय 113।
ये जितना भी आ गया इसको हम अगेन माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये किस में हो रहा है, ये नेगेटिव में हो रहा है। तो कभी कभी ये जो गेन है ये नेगेटिव में भी आता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम लोग कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें।